हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। यंग का द्विस्लिट प्रयोग यदि आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में क्रम से देखिए, सर्च कर लीजिए शिव कोचिंग क्लासेस, जरूर लिखना तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि यदि वो नहीं बन रहा है तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि दीप्त फ्रिंज है क्या। अभी सिंपल समझो कि यंग ने अपना प्रयोग दर्शाया, एक स्लिट लिया, प्रकाश स्रोत यहाँ से लिया, एक वर्णी प्रकाश तरंग के रूप में आगे बढ़ी, समांतर में दो स्लिट ले लिया, दो स्लिट यहाँ से, एक स्लिट से प्रकाश गया बच्चों, तरंगाग्र बनाया, फिर दो स्लिट से होकर प्रकाश गया, तो दोनों स्लिट से जब प्रकाश आगे चलता है तो द्वितीयक तरंग उत्पन्न हो गए। यहां से आपकी तरंग चल रही थी, यहां से प्रकाश किरणें आगे, फिर से तरंग, तो इसका भी आपका तरंग, इसका भी तरंग आगे की ओर बढ़ा। तो आपका बच्चों ये जो तरंग आगे बढ़ता है, इसका तरंग आगे बढ़ता है, तो ऐसा कंडीशन होता होगा कि यहां से तरंग निकला, यहां से तरंग निकला, तो तरंग का सरंग से, सरंग से, सरंग का सरंग से और गर्त का गर्त से मिलाप हुआ, तो वहां पर चमकीला हमें पर्दे पर रंग प्राप्त हुआ, यानी चमकीला सतह दिखाई दिया। लेकिन एक तरंग का सरंग दूसरे के गर्त से मिलता है, वहां पे काला पट्टी नजर आएगा, तो वो आपका अदीप्त फ्रिंज कहला जाता है। और जो बच्चों आप यदि देखते हो कि सरंग सरंग से मिला और गर्त गर्त से मिला, सरंग सरंग से मिला, गर्त गर्त से मिला, तो वहां पर चमकीली पट्टी नजर आई, वो आपकी दीप्त फ्रिंज हो जाती है और उसी की चौड़ाई का हमें मान निकालना है। बच्चों यहां पर हमने एक संकीर्ण स्लिट लिया है और इसके समांतर S1 और S2 दूसरा हमने स्लिट ले लिया है, जिनके बीच की दूरी D है और इसका मध्य बिंदु आपका O1 है, O1। तो यदि हाफ दूरी तो D/2 कर लेंगे, क्योंकि S1 से S2 की दूरी हमने D माना है, तो हाफ दूरी कितना हो जाएगा, D/2। तो चाहे S1 O1 और S2 ON या OQ और OR, इनकी दूरी D/2 रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब देखिएगा, जो S1 से प्रकाश किरण यदि मान लीजिए O तक चलता है, S2 से O तक चलता है, तो दोनों की दूरी समान है। ठीक है, दोनों की दूरी समान है, तो पथांतर अंतर शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी समान है, तो पथांतर शून्य हो जाता है। क्योंकि जो प्रकाश की तीव्रता है ना बच्चों, वो तरंगों के पथांतर पर निर्भर करता है। तरंगों का पथांतर यदि अधिक हो गया तो तीव्रता कम हो जाएगी। यहां पर तरंगों का पथांतर शून्य है तो तीव्रता अधिक होगी। ध्यान रखिएगा, पथांतर के बिना आप इसे समझ नहीं पाओगे। पथांतर जैसे एक प्रकाश की तरंग यहां से चली बच्चों, आगे की ओर जा रही है, ठीक है, एक यहां से चली यहां तक जा रही है, जहां पे मिलेंगी सरंग सरंग से, गर्त गर्त से, तो वहां पे उसकी तीव्रता नजर आएगी। ऐसे प्रकाश किरण यहां से चली यहां तक यहां पे मिली, तो भाई साहब यहां पर पथांतर न्यूनतम है तो तीव्रता अधिकतम होगी। P पर पथांतर अधिक होगा। पथांतर मतलब S1P और S2P का अंतर, तो S2P अधिक है तो S2P में S1P घटाएंगे तो पथांतर निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको पता, बिना पथांतर के कुछ होना ही नहीं है। बिना पथांतर के कुछ आप दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पथांतर और कलांतर में आप लोगों ने पढ़ा है संबंध, आगे हम बात करेंगे, तो पथांतर के बिना हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे पर्दे पर किसी भी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता पथांतर पर निर्भर करती है। जैसे पर्दा का हमने लिया है बच्चों XY, तो वो स्लिट से कितनी दूरी पर है, तो D दूरी पर, तो मैं S2R ले लूं, चाहे S1Q ले लूं, चाहे O1O ले लूं, इसकी दूरी D ही रहेगी, आगे चलकर काम आने वाला है। फिर मैंने मान के चला कि यहां पर बिंदु O पर भाई, यहां पर तो अधिकतम तीव्रता है, तो यहां पर दीप्त, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हो जाएगा। इससे X दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें निकालना है कितना दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज आ रहा है। ठीक है, तो यहां के लिए पथांतर हमने कहा S1 और S2P, इनका डिफरेंस होगा, मतलब S2P में S1P हटा देंगे तो ये पथांतर निकल कर आ जाएगा। अब चित्र में हमने क्या बताया कि स्लिट S1 और S2 के बीच की दूरी D है, तो हाफ दूरी कितना हो जाएगा, D/2, चाहे OQ की बात करें चाहे OR की बात करें। ठीक है, OP हमने X माना है, तो Q से P की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, सर OQ बराबर D/2 है और OP बराबर X है,
तो क्यूपी का मान निकाल करके हम मतलब x में d/2 घटा करके निकाल सकते हैं। देखो ना, O से P की दूरी x है, O से Q की दूरी d/2 है, तो OP मतलब x में OQ मतलब d/2 घटाएंगे तो OP का मान निकल कर आ जाएगा। अच्छा सर, RP का मान निकालो या PR का मान निकालो, तो बोलो सर OR का मान हमारा d/2 है और यहां से यहां तक x है, तो x में d/2 जोड़ देंगे। जैसे ये मान जो है वो कितना है, वो d/2 है, तो d/2 और x जोड़ देंगे तो आपका PR का मान आ जाएगा। तो चित्र से थोड़ा सा हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो फिर आप लोग परेशान मत होना। चित्र से हम बात करते हैं OS1 ON S2 ON, ठीक है, OQ और OR ये पूरे के पूरे d/2 के बराबर है। यहाँ पे आप देखो, इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, ठीक है बच्चों, यहाँ तक एक लाइन में आपका क्लियर है, ठीक है। और चाहे S1Q की बात करें चाहे S2Q की बात करें, ये D है बच्चों, S1Q और S2 बराबर S2R बराबर आपका D है, ठीक है। चलेगा इतना? चलो कोई बात नहीं। अब देखना बच्चों, यहां पे ट्विस्ट आने वाला है। हम यहां पर PQ का मान निकालना चाहते हैं। PQ का मान निकालने के लिए हमने आपको बताया कि OP में x, OQ में d, इनका मान रख देंगे, यानी x माइनस d/2 है ना, ये निकालें, अंतर करेंगे तो आ जाएगा। तथा बताओ जरा, यदि PR बराबर कितना होगा? PR में आप कहोगे सर कुछ नहीं सर, OP में OR को जोड़ दो, OP में OR को जोड़ दो, मतलब x में d/2 जोड़ दो। अभी तक तो यहीं पे कहानी अटका रह गया, तो इतना लंबा थ्योरम कैसे आएगा? अब हम पाइथागोरस प्रमेय लेकर अब हम मुद्दे की बात करते हैं। एक त्रिभुज आपका बच्चों S1QP और एक त्रिभुज आपका आ जाएगा S2RP, है ना। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फटाफट लगाएंगे ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण आपका S1P होगा, इसका वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का हमारा वर्ग हो जाएगा S1Q प्लस PQ का वर्ग। आप चित्र में देख लो भाई, ये त्रिभुज लेकर चल रहे हैं S1PQ, तो ये आपका कर्ण होगा, ये आपका आधार हो गया, ये हो गया लंब, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इनके यदि वैल्यू पुट करनी है तो कर सकते हैं। ये इसका मान आपने D माना है और इसका मान कितना है बच्चों? इसका मान है आपका x में d/2 हमने घटा करके मान निकाला था, ये आपका है, ठीक है। इसको आप एक समीकरण दे दो, ये आपका पहला समीकरण है। इसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज S2RP में कर्ण आपका हो जाएगा S2P का वर्ग, S2R का वर्ग धन PR का वर्ग, मतलब D का स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का वर्ग। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा बच्चों। पथांतर निकालना है तो पथांतर निकालने के लिए अपन को इसको घटाना पड़ेगा। पथांतर यही तो हम बिंदु P के लिए बात कर रहे थे कि S2P में S1P को घटा देंगे। तो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर देखो घटाएंगे तो क्या क्या कट जाएगा बताओ बच्चा। हम समीकरण 2 में को S2P में S1P घटा दिए तो d स्क्वायर से d स्क्वायर कट जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। x प्लस d/2 का वर्ग माइनस x माइनस d/2 का वर्ग। देखो बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर d²/4 माइनस लगा करके a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो बच्चों d²/4। अब आप ही बताओ कितना आएगा इसका मान। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस क्योंकि बीच में माइनस लगा है ना। लेकिन बच्चों इसको काट देते हैं, यहां पे काट देते हैं, तो यहां पे बचेगा xd, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा xd, मतलब आपका आएगा 2xd। ये किसका मान आया बच्चों? एक आया आपका, इसको यदि आप तोड़ोगे तो S2P माइनस S1P, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है a माइनस b, a प्लस b,
ठीक है, S2P और प्लस का S1P। A प्लस बी, A माइनस बी का सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, होता है कि नहीं होता बच्चों। यानी कुल मिलाकर के इसका जो मान निकल कर आया वो कितना आया बच्चों, पक्षांतर कर दें यदि तो S2P माइनस S1P, यही तो पथांतर है। इसका मान यदि आपसे पूछे तो 2xd डिवाइड बाय S2P प्लस S1P के बराबर आया। और इसको आप समीकरण 3 दे दीजिए बच्चों, समीकरण 3 दे दीजिए। थोड़ा सा कहानी लंबा है, चलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे करके हम आगे सॉल्व कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे डायग्राम समझिए। मान लीजिए बिंदु P यहाँ पे आ जाए, नज़दीक आ जाए, तो यहाँ से यदि मान लीजिए बिंदु P इनके नज़दीक हो जाए, यहाँ पे आ जाए, तो इसकी दूरी लगभग D के बराबर होगा, मतलब संकीर्ण हो जाए, है ना, पास पास, या कि मान लीजिए S1S2 पास पास हो जाए, S1S2 पास पास हो जाए, बिंदु P के निकट हो जाए। यानी कहने का मतलब यदि बिंदु P बिंदु O के निकट हो, O के निकट हो, जब O के निकट हो इसका मतलब S1P और S2P सब बराबर हो जाएगा लगभग D के। तो यहां पर हम D और D रख दें बच्चों, तो S2P माइनस S1P बराबर 2xd और D प्लस D, यानी कुल मिलाकर 2xd स्मॉल d और एक कैपिटल 2D, मतलब xd अपान D बस आएगा बच्चों, है ना, कैपिटल D आएगा। यानी पथांतर हमें निकल कर मिल चुका है S2P माइनस S1P बराबर xd कैपिटल D। ये हमें निकल कर आ गया बच्चों पथांतर, ये पथांतर आ गया, इसको समीकरण 4 दे देंगे। अब यहां से पथांतर देखिए भाई, किसी भी प्रकाश की जो तीव्रता वो पथांतर के समानुपाती, पथांतर अधिक होता है, पथांतर अधिक होगा तो तीव्रता, जैसे 0 है तो वहां पे तीव्रता अधिक होगा, धनात्मक मान होना चाहिए, ये चीज पर है बच्चों। यदि आपसे पूछ दे कि पथांतर ज्यादा हो जाए तो तीव्रता कम होनी चाहिए, है ना, तीव्रता कम हो जाएगी। चलिए यहां तक क्लियर है। तो अब यहां से आप लोगों को थोड़ा समझना है दीप्त फ्रिंज। दीप्त, अब ये तो पथांतर आ गया, और दीप्त फ्रिंज, ठीक है, दीप्त फ्रिंज, ठीक है बच्चों, दीप्त फ्रिंज। दीप्त का मतलब होता है समपोषी व्यतिकरण, और समपोषी व्यतिकरण में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा बच्चों कि जो पथांतर होता है λ/2 का समगुणक होता है। दीप्त फ्रिंज की बात करते हैं, यानी समपोषी व्यतिकरण, जो पथांतर होता है λ/y का समगुणक होता है। हो सकता है पढ़े हो और हो सकता है ना भी पढ़े हो आप लोग, तो ये नोट डाउन कर लेना। बोलोगे सर कहां पढ़ाए हो आप लोग, तो भाई इसके पहले लेक्चर जो बच्चा देखता है तो ठीक है, नहीं देखता है तो फिर उसको समझ में नहीं आएगा भाई। समीकरण 4 से कहने का मतलब अधिकतम तीव्रता के लिए, अधिकतम तीव्रता के लिए भाई समपोषी व्यतिकरण में जो आपका पथांतर है, पथांतर तो यही तो, पथांतर का मान तो निकल कर आ गया है, पथांतर जो है वो λ/2 का समगुणक है, समगुणक है, समगुणक है, जहां n कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, आगे और भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब जब n का मान 0 रखेंगे तो केंद्रीय फ्रिंज चौड़ाई आएगा बच्चों, 1 रखेंगे द्वितीयक आएगा, 2 रखेंगे तो तृतीयक आएगा, 3 रखेंगे तो चतुर्थक आएगा। लेकिन यहां पर फ्रिंज चौड़ाई x का मान निकालने के लिए हम इसको काट दें बच्चों और d का पक्षांतर कर दें, तो n λd, है ना, बटा स्मॉल d, ये आपका आ चुका है। किसके लिए बच्चों, किसके लिए आ चुका है, इसको समीकरण 5 दे दो, ये आपका आ गया है एक प्रकार से फ्रिंज चौड़ाई। अब थोड़ा सा देखना, ये फ्रिंज है, ये x मतलब फ्रिंज है, फ्रिंज चौड़ाई की नहीं, 2 चमकीले सतह या 2 जो ब्लैक सतह रहेगा उनके बीच का अंतर, जैसे 2 पट्टी है, 2 काली पट्टी है, उसके बीच का अंतर हो जाएगा बच्चों, जैसे 2 अदीप्त फ्रिंज हैं तो उसके बीच का अंतर हो जाएगा फ्रिंज चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, और 2 दीप्त फ्रिंज के बीच का अदीप्त। जैसे मान लीजिए आपको मैं समझाता हूं, ये आपका काला सतह है, ठीक है, काला सतह है, और बच्चों इधर आपका चमकीला सतह है, तो चमकीले सतह के बीच का जो है वो काला सतह है, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी।
और मान लीजिए फिर से एक काला सतह है, फिर एक काला सतह है, बात की बात है, समझो। तो दो काले के बीच में ये चमकीले का चौड़ाई आ जाएगा, ये चीज होता है बच्चों। तो यहां पर लिख लेना कि जैसे n का मान 0 रखेंगे बच्चों, n का मान 0 तो केंद्रीय दीप्तफिंज आएगा, n का मान 1 रखेंगे तो प्रथम दीप्तफिंज आएगा, 2 रखेंगे द्वितीय दीप्तफिंज आ जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अदीप्तफिंज की, बात करते हैं अदीप्तफिंज, अदीप्तफिंज, ठीक है। चलो इसका आप लोग बताओ, अदीप्तफिंज का मतलब होता है विनाशी व्यतिकरण में पथांतर किसके समगुणक होता है? तो विषम गुणक, समगुणक तो होता नहीं है, पथांतर λ/2 का विषम गुणक होता है। तो अदीप्तफिंज के लिए, अदीप्तफिंज के लिए ज्यादा मैं हिंदी ना लिखूं तो चलेगा ना? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा बच्चों। आप लोग आप आसानी से लिख लेना कि न्यूनतम तीव्रता के लिए, न्यूनतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता के लिए, न्यूनतम, ये न्यूनतम तीव्रता के लिए हो जाएगा। पथांतर जो होगा, पथांतर जो होगा λ/2 के, इस बार विषम गुणक होगा बच्चों। क्या होगा? विषम गुणक होगा, विषम गुणक होगा। विषम गुणक का मतलब आपका पथांतर तो वही है XD बटे कैपिटल D। कहां से आया? समीकरण 4 से आया। कहां से आया? समीकरण 4 से आया। अब विषम गुणक होता है 2n-1, ठीक है बच्चों। और थोड़ा सा यहां पर समझिएगा, λ/2 का विषम गुणक है, और यहां से आप x का मान निकाल सकते हो कि 2n-1 λD/2D। अब बच्चों यहां पर यदि आप n का मान 1 रखेंगे तो आपका प्रथम, n का मान 2 रखेंगे तो आपको 0 तो रख नहीं सकते क्योंकि ऋणात्मक आएगा। तो जब n का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे रखने पर क्रमशः, इसको समीकरण 5 के बाद ये 6 दे दो ना, क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, आगे आता जाएगा भाई, अदीप्त फ्रिंज मिलेगा। अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति प्राप्त होती है। अभी हमें मिला है दीप्त फ्रिंज की स्थिति ये है और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति ये है। बस अब यहां पे आप एक थोड़ा शॉर्टकट समझो कि एक पर्दा था, चलो सर मैंने पर्दा बना लिया। दीप्त कुछ इस प्रकार से है, दीप्त जो दिखाई देता है, यानी प्रकाश की तीव्रता यहां पर अधिकतम है, प्रकाश की तीव्रता यहां पर अधिकतम है। और जहां पे अदीप्त होगा मतलब प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी। जैसे यहां से यहां तक प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम है, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम है, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम है, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका दीप्त का n1 हो गया, दीप्त का n2 हो गया, इसके बीच का अंतर आएगा अदीप्त, अदीप्त फ्रिंज चौड़ाई। जो हमें नहीं दिखा वो दो क्रमागत दीप्त के बीच का है। अदीप्त जो हमें नहीं दिखता, जो चमकीला पट्टी नहीं नजर आता, जो बिल्कुल ब्लैक है, ब्लैक पट्टी है, न्यूनतम तीव्रता है, तो ये जो अधिकतम तीव्रता के बीच का जो अंतर होगा बच्चों, वो न्यूनतम तीव्रता कहलाएगा। और जब हम बात करते हैं, अभी बात को समझने की कोशिश करिए, यदि हम बात करते हैं कि हमें निकालना है दीप्त फ्रिंज चौड़ाई, तो ये दीप्त है मान लो, तो दो अदीप्त होंगे, एक n1 होगा, एक n2 होगा। तो जब दो दीप्त के बीच का जो अंतर होगा बच्चों, देखिए ये आपका अदीप्त है ये हमको दीप्त का निकालना है। तो जो दो अदीप्त हैं, ये अदीप्त और ये अदीप्त, दो अदीप्त के बीच की चौड़ाई आपका दीप्त फ्रिंज चौड़ाई कहलाएगा। अब थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे तो थोड़ा समझ लीजिए। मैंने कहने का मतलब ये हुआ
कि अदीप्त की चौड़ाई निकालनी है बच्चों, तो दो दीप्त के बीच का अंतर निकालेंगे, और दीप्त का निकालना है तो अदीप्त फ्रिंजों के स्थित का अंतर निकालेंगे। कुछ समझ में आया? फिर समझना, मुझे अदीप्त का निकालना है तो दो दीप्त की स्थितियों का अंतर निकालेंगे कि दो क्रमागत दीप्त के बीच में कितना गैप है, वही तो चमकीला नहीं है, तो अदीप्त फ्रिंज चौड़ाई आ जाएगी। और दो क्रमागत अदीप्त के बीच की दूरी या चौड़ाई आपका बच्चों दीप्त फ्रिंज चौड़ाई निकल कर आ जाएगा। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आएगा। केंद्रीय फ्रिंज पर तो अधिकतम तीव्रता रहता है, ठीक है ना। केंद्रीय भाई, जैसे मैंने कहा कि ये केंद्र है, थोड़ा समझना, ये केंद्र है, ये केंद्र है O था, यहां पर अधिकतम तीव्रता है, अधिकतम तीव्रता है, वो तो पहले ही बता दिया। अब यहां से मान लीजिए n भाग होगा, फिर n+1वां भाग होगा, फिर n+2वां भाग होगा, ऐसे आगे चलता जाएगा ना भाई। जैसे 1 रखेंगे तो n, 2 रखेंगे तो n-1 यानी 1-1, फिर n-2 मतलब 1 के बाद 1-1 तो 2 हो जाएगा, 1-2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे। यदि मैं आपसे यहां पे कह दूं कि n और nb दीप्त की दूरी क्रमशः कितनी हो जाएगी, आपको मैं अब कह दूं भैया कि दो दीप्त फ्रिंज निकालो, दो दीप्त फ्रिंज की स्थिति। मैं आपसे कह दूं कि केंद्रीय फ्रिंज होगा, केंद्रीय फ्रिंज मतलब यहां से n और n+1 दीप्त की फ्रिंज की दूरी यदि मैं निकाल लूं बच्चों, स्थित निकाल लूं कि यहां से इतनी दूरी कितनी है और इसकी दूरी कितनी है, इन दोनों का अंतर, बीच में एक ऐसा भाग होगा जो अदीप्त होगा। थोड़ा सा नजर डालिएगा, xn बराबर आपने दीप्त के लिए निकाला है कितना है बच्चों, n λd बाय स्मॉल d, और n+1 इसके लिए कितना हो जाएगा, n के जगह n+1 λd बटा स्मॉल d। और इन्हीं का अंतर बच्चों, दो दीप्त के बीच का अंतर अदीप्त फ्रिंज चौड़ाई आ जाएगी, अदीप्त फ्रिंज चौड़ाई आ जाएगी, अदीप्त फ्रिंज चौड़ाई आ जाएगी। याद रखिएगा कि दो दीप्त के स्थित का अंतर अदीप्त फ्रिंज चौड़ाई आ जाएगी। मतलब बच्चों अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे, यानी x+1 λd अपान स्मॉल d में n λd अपान d को घटा देंगे। तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो n λd अपान d प्लस का λd अपान d माइनस का n λd अपान d, इससे कट गया, यानी बच्चों आ गया λd अपान स्मॉल d। ये फ्रिंज चौड़ाई आई है, फ्रिंज चौड़ाई को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके लिए आ गया सर? ये तो हमारा आ गया है कि दो दीप्त फ्रिंजों की स्थिति के बीच का जो अंतर है वो अदीप्त फ्रिंज चौड़ाई आ चुका है। अब इसी तरह n व nb n+1 भी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, तो इसे तो बोलो हम तो वैसे ही कर लेंगे सर, xn इसका है फार्मूला 2n -1 d लैम्डा बटा 2d। और जब हम बात करेंगे x के जगह n+1 करेंगे तो यहां पर आपका n के जगह n+1 कर देंगे d लैम्डा अपान 2d। मतलब बच्चों 2 1 कम 2 2n रहेगा ही, और 2 1 कम 2 में 1 घट जाएगा तो +1 आ जाएगा, लैम्डा d कर दो या d लैम्डा वही है बटा 2d। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है दीप्त फ्रिंज चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज चौड़ाई। तो दीप्त फ्रिंज चौड़ाई कैसे निकलता है? दो अदीप्त के बीच का अंतर, दो अदीप्त के बीच का अंतर मतलब 2n+1 d लैम्डा अपान स्मॉल d माइनस 2n-1 d लैम्डा अपान 2d। इसको तोड़ते हैं प्यारे बच्चों, तोड़ते हैं, तो जब इसका गुणा होगा तो 2n d लैम्डा अपान स्मॉल d प्लस का इसका इससे गुणा होगा तो d लैम्डा 2d है ना, 2d, चलो ठीक है, d लैम्डा अपान 2d, फिर माइनस का बच्चों
2n d लैम्डा अपान 2d और माइनस माइनस प्लस का 2 कहां से आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, केवल d लैम्डा अपान 2d, इससे कट गया बच्चों। यहां पे आ जाएगा 2d लैम्डा अपान 2d, d से d कट गया तो d लैम्डा अपान स्मॉल d, ये भी आपका बीटा है। और अदीप्त फ्रिंज की और दीप्त फ्रिंज, ये दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ गई बच्चों और ये आपका अदीप्त फ्रिंज का चौड़ाई है, दोनों सेम रहता है। समीकरण आपने 6 तक किया था, इसको समीकरण 7 दे दो और इसको समीकरण आप 8 दे दो। समीकरण 7 और 8 से निष्कर्ष निकलता है कि चाहे दीप्त फ्रिंज की बात करें चाहे अदीप्त फ्रिंज की बात करें, दोनों की चौड़ाई हमेशा समान रहती है। अतः समीकरण 7 और 8 से स्पष्ट होता है कि दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई समान होता है, सेम होता है। तो समय तो लगा, लेकिन मैं गारंटेड कहता हूं कि कोई भी बच्चा इसे सीख गया होगा। रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे करके एक एक स्टेप बाय स्टेप यदि आप फॉलो किए होंगे तो आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर जरूर करना। नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स जरूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।